हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम 22 नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर्स आपके लिए एसएससी, डीपीसी, बैंकिंग और इसी तरीके के जो दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला सेक्शन है नेशनल अफेयर्स अर्थात राष्ट्रीय मामले, और इसमें हम चर्चा करेंगे आज का हमारा पहला टॉपिक है नेशनल न्यूबॉर्न वीक 2020। नेशनल न्यूबॉर्न वीक अर्थात राष्ट्रीय नवजात सप्ताह। राष्ट्रीय नवजात सप्ताह हर वर्ष 15 से 21 नवंबर के बीच में मनाया जाता है। तो इस साल भी ये मनाया जा रहा है, और इस साल हमारे देश के जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं अर्थात यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके द्वारा इस दिन को मार्क करने के लिए एक इवेंट की अध्यक्षता की जा रही है। अगर हम इसके मेन पर्पस अर्थात मुख्य उद्देश्य के बारे में बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है टू रीइंफोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूबॉर्न हेल्थ एज अ की प्रायोरिटी एरिया ऑफ हेल्थ सेक्टर। अर्थात जो नवजात स्वास्थ्य है उसका जो महत्व है उसको स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में सुदृढ़ करना, और इसके साथ ही बाय इम्प्रूविंग हेल्थ केयर कंडीशन फॉर बेबीज इन नियोनेटल पीरियड। अर्थात जो शिशु होते हैं उनका जो शिशु अवस्था की अवधि होती है उस समय स्वास्थ्य संबंधी जो स्थिति होती है उसमें सुधार करके शिशु मृत्यु दर को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। 2020 में अगर हम इसकी थीम के बारे में चर्चा करें तो नेशनल न्यूबॉर्न वीक 2020 की थीम है क्वालिटी, इक्विटी, डिग्निटी फॉर एवरी न्यूबॉर्न एट एवरी हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड एवरीवेयर। इसके अलावा हम यहाँ पर चर्चा करेंगे इंडियन न्यूबॉर्न एक्शन प्लान के बारे में। तो भारत पहला देश बना था जिसने भारत नवजात कार्य योजना अर्थात इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान की शुरुआत की थी, और ये जो एक्शन प्लान है ये लाया गया था ग्लोबल एवरी न्यूबॉर्न एक्शन प्लान को अलाइन करते हुए, और ये था टुवर्ड एलिमिनेटिंग प्रिवेंटेबल डेथ ऑफ न्यूबॉर्न एंड स्टिल बर्थ। अर्थात जो बच्चे मृत पैदा होते हैं या फिर जो बच्चे न्यूबॉर्न होते हैं और जिनकी मृत्यु हो जाती है उनकी मृत्यु को कम करने की दिशा में ये एक कदम था। इसके बाद में अब हमारा नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है इंडियाज फर्स्ट मूज गार्डन। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि मूज क्या होता है। तो मूज जो है उसे हिंदी में काई भी कहा जाता है। मूज एक तरह की काई होती है जो कि दीवारों और पेड़ों पर हरे रंग की दिखाई देती है, और ये जो मूज है इसका औषधि में बहुतायत में इस्तेमाल किया जाता है। तो इंडिया का पहला मूज गार्डन जो है वो विकसित किया गया है, एंड इंडियाज फर्स्ट मूज गार्डन हैज बीन डेवलप्ड एट खारपाताल इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। भारत के नैनीताल जिले के खुरपाताल में भारत का पहला मॉस गार्डन जो है उसे विकसित किया गया है। अगर हम इसका एम देखें कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इस गार्डन को विकसित करने के पीछे, तो इसका मुख्य उद्देश्य है टू कंजर्व द वेरियस स्पीशीज ऑफ मॉस। अर्थात जो मॉस होती है उसकी विभिन्न जो स्पीशीज होती है उसको कंजर्व करना, उसका संरक्षण करना, और इसके साथ ही जो दूसरी ब्रायोफाइट स्पीशीज होती है उनको कंजर्व करना, एंड टू मेक पीपल अवेयर ऑफ इट्स सिग्निफिकेंस इन द एनवायरमेंट। अर्थात वातावरण में ये जो मूज है इसका क्या महत्व है इसके बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना, साथ ही पर्यटकों के लिए एक मनोरंजन केंद्र बनाने के लिए इस मूज गार्डन को विकसित किया गया है। मॉस गार्डन जो कि विकसित किया गया है इसमें करीब 30 अलग अलग स्पीशीज है, 30 अलग अलग प्रजातियां हैं मूज और कुछ अदर ब्रायोफाइट स्पीशीज की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके का मूज गार्डन होगा, और ये जो मूज गार्डन है इसमें दो ऐसी स्पीशीज भी हैं जो कि IUCN की रेड लिस्ट में है। वो दो स्पीशीज कौन सी है? पहली है हायोफिला एनबोल्टा जिसे सीमेंट मॉस भी कहा जाता है, और दूसरी है ब्रोचिथेशियम बुकानिन। तो ये दो ऐसी मूज की स्पीशीज हैं जिन्हें IUCN की रेड लिस्ट में रखा गया है, और ये दो स्पीशीज इस मूज गार्डन में मौजूद है। यहीं पे अगर हम IUCN के बारे में और IUCN की रेड लिस्ट के बारे में बात करें तो IUCN जो है वो सरकारों और नागरिकों दोनों ने मिलकर एक सदस्यता संघ बनाया है, और ये जो संघ है ये दुनिया की प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित करने के लिए एक वैश्विक प्राधिकरण है जिसकी स्थापना की गई थी 1948 में। और IUCN के द्वारा जो रेड लिस्ट अर्थात लाल सूची जारी की जाती है वो दुनिया की सबसे व्यापक सूची है जिसमें पौधों और जानवरों की जो प्रजातियां हैं उनकी वैश्विक संरक्षण की स्थिति को दर्शाया जाता है। अर्थात पौधों
और जानवरों की प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए ये IUCN के द्वारा रेड लिस्ट लाई जाती है। इसके साथ ही ये जो गार्डन है इसमें एक व्याख्या केंद्र है और इस व्याख्या केंद्र में क्या है कि मॉस के जो विभिन्न पहलू हैं उसको पहले विश्व युद्ध के चित्र सहित मॉडलों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। अर्थात मॉस के जो विभिन्न पहलू है कि मॉस का किस किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है उसे इसमें प्रदर्शित किया है और इसमें पहले विश्व युद्ध के बारे में बताया गया है, पहले विश्व युद्ध का चित्र मॉडल बताया गया है। तो पहले विश्व युद्ध में क्या किया गया था कि जो वोन्स होते हैं, जो घाव होते हैं, उन पर ड्रेसिंग करने के लिए स्पैग्नन मोज का उपयोग किया गया था। ये जो मोज होती है ये लिक्विड जो है उसे कॉटन जो होता है, रुई जो होती है उसकी तुलना में 3 गुना ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब करती है और इसके साथ ही ये मूस कॉटन अर्थात रुई की तुलना में कूलर होती है, सॉफ्टर होती है और साथ ही रुई से कम इरिटेटिंग होती है। इसके साथ ही इस मूस में कुछ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी होते हैं, तो इसके चलते इसका उपयोग विश्व युद्ध के समय में भी किया गया था और इस तरीके से यहाँ पर मॉस की जो उपयोगिता है उसके बारे में भी इस गार्डन में बताया गया है। साथ ही ये जो गार्डन है यहाँ पर डायनासोर का मॉडल भी लगाया गया है और ये जो डायनासोर का मॉडल लगाया गया है ये दावा करता है कि जो जुरासिक युग से ही जो मॉस है वो अस्तित्व में है। इसके साथ ही यहाँ पर ऑर्नामेंट्स दिखाए गए हैं जो कि लाइव मॉस से बने हुए हैं और ये जापान में काफी पॉपुलर है। साथ ही यहाँ पर मॉस टेरेरियम है जो कि लाइव मॉस इकोसिस्टम जो है उसको शो करता है। इसके साथ ही बर्ड्स के नेस्ट हैं जिसमें मॉस का उपयोग किया गया है ताकि टेम्परेचर रेगुलेशन जो है वो की जा सके, तापमान विनियमन किया जा सके और साथ ही इनमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है उनके कारण। तो यहाँ पर हमने मॉस की उपयोगिता और मॉस गार्डन में किस किस प्रकार के मॉडल लगाए गए हैं उनके बारे में देखा। साथ ही मॉस जो है उसके लिए ये बोला जाता है कि ये पृथ्वी ग्रह पर सबसे प्राचीन वनस्पतियों में से एक है। तो जब जुरासिक युग था तब से मॉस मौजूद है और उस समय वो जो चट्टानों की भूमि होती है, जो रॉक सरफेस होती है उस पर थी और इसके साथ ही इन्हीं के कारण अन्य पौधों को बढ़ने के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान किया गया था, उसको प्रदान करने में मदद की गई थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। हमारा अगला सेक्शन है इंटरनेशनल अफेयर्स अर्थात अंतरराष्ट्रीय मामले और इसमें आज हम चर्चा करेंगे कनाडा टू रिटर्न गॉडेस अन्नपूर्णा स्टैच्यू स्टोलन ओवर 100 ईयर अगो फ्रॉम इंडिया। अर्थात भारत से करीब 100 सालों पहले एक अन्नपूर्णा गॉडेस का स्टैच्यू अर्थात प्रतिमा को चोरी किया गया था और अब कनाडा के द्वारा भारत को उसे वापस दिया जा रहा है। तो कैनेडियन यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा जल्द ही भारत की जो एक यूनिक स्टैच्यू है हिंदू गॉडेस अन्नपूर्णा का, जिसे कि वाराणसी की एक श्राइन से, वाराणसी के एक धर्म स्थल से कई 100 साल पहले चोरी किया गया था और उसे अब वापस दिया जा रहा है। ये जो स्टैच्यू है ये मिला था वर्सिटीज आर्ट गैलरी में। ये जो स्टैच्यू है ये यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना जो है वहाँ का जो कलेक्शन ऑफ मैकेंजी आर्ट गैलरी है उसका एक हिस्सा है और अब इसे भारत को वापस दिया जा रहा है। ये जो स्टैच्यू है ये 1936 का जो ओरिजिनल बीक्वेस्ट था नॉर्मन मैकेंजी का, अर्थात नॉर्मन मैकेंजी की जो मूल विरासत थी 1936 में उसका हिस्सा था और उसके बाद में इसे मैकेंजी आर्ट गैलरी में रखा गया था और अब इसे भारत को वापस किया जा रहा है। यहाँ पर आप स्टैच्यू देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी के द्वारा इस प्रतिमा को वापस दिया जा रहा है तो यूनिवर्सिटी के द्वारा इस कदम को राइट हिस्टोरिकल रॉन्ग्स बोला जा रहा है, अर्थात इतिहास में जो गलतियां की गई थी उनको सही करने का प्रयास बोला जा रहा है और साथ ही ये बोला जा रहा है दैट इट विल हेल्प ओवरकम द डैमेजिंग लेगेसी ऑफ कॉलोनिज्म। अर्थात ये बोला जा रहा है कि उपनिवेशवाद की जो हानिकारक विरासत है उसको दूर करने में मदद करेगा ये। अगर हम यहाँ पर इस स्टैच्यू के बारे में बात करें तो आर्टिकल में स्टैच्यू के संबंध में ये बोला गया है कि प्रतिमा के द्वारा एक हाथ में खीर का बाउल है, खीर का कटोरा है और दूसरे हाथ में चम्मच है और ये बोला गया है कि ये जो आइटम है ये एसोसिएटेड है अन्नपूर्णा से। अन्नपूर्णा जो कि गॉडेस ऑफ फूड है अर्थात जो कि अन्न की देवी है। इसके साथ ही इन्हें क्वीन ऑफ द सिटी ऑफ वाराणसी भी कहा जाता है, अर्थात इन्हें वाराणसी शहर की रानी भी कहा जाता है और भोजन की देवी कहा जाता है। शी इज सेलिब्रेटेड बाय हर डिवोटीज एज वन हु नरिशेस एंड स्ट्रेंथन द बॉडी थ्रू फूड एंड द सोल थ्रू एनलाइटनमेंट। अर्थात इनके जो भक्त हैं उनके द्वारा
इन्हें माना जाता है भोजन के माध्यम से शरीर और आत्मा को पोषण प्रदान करने वाले और आत्मज्ञान के माध्यम से उसे मजबूत करने वाले के रूप में। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वेरियस पर्सनालिटीज एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटीज इन न्यूज, अर्थात समाचार में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व। इसमें हम चर्चा करेंगे माला अडिगा के बारे में। इंडियन अमेरिकन माला अडिगा अपॉइंटेड एज पॉलिसी डायरेक्टर ऑफ बिडेन। तो यूएस प्रेसिडेंट जो है बिडेन, उनके द्वारा 20 नवंबर 2020 को अनाउंस किया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन अमेरिकन माला अडिगा एज पॉलिसी डायरेक्टर ऑफ जिल बिडेन, अर्थात जिल बिडेन के पॉलिसी डायरेक्टर नीति निर्देशक के रूप में माला अडिगा को अनाउंस किया गया है। जिल बिडेन जो है वो जल्द ही अमेरिका की फर्स्ट लेडी होगी और इनके नीति निर्देशक के रूप में माला अडिगा को अनाउंस किया गया है, इनकी घोषणा की गई है। माला अडिगा जो है इससे पहले जिल बिडेन के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में और यहाँ तक कि बिडेन कमला हैरिस कैंपेन है उसके वरिष्ठ नीति सलाहकार के रूप में भी कार्य कर चुकी है। अडिगा जो है इसके साथ ही पहले बिडेन फाउंडेशन में उच्च शिक्षा और सैन्य परिवारों के निदेशक के रूप में भी काम कर चुकी है। अडिगा also previously served as director for higher education and military families at Biden Foundation. She has also served as a director for human right on the national security staff. अर्थात उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा कर्मचारियों पर मानवाधिकारों के लिए निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। यहाँ पर हम माला अडिगा के बारे में बात करें तो ये ट्रेनिंग से लॉयर हैं और इसके साथ ही शी हैड बीन अ क्लर्क फॉर द फेडरल, अर्थात वो संघ के लिए एक क्लर्क थी। She worked for a Chicago law firm before joining the former president Barack Obama's presidency campaign in 2008। अर्थात 2008 में बराक ओबामा के प्रेसिडेंसी कैंपेन को ज्वाइन करने से पहले इन्होंने शिकागो के एक लॉ फर्म में ज्वाइन किया था। इसके साथ ही शी बिगेन हर जर्नी इन ओबामा's एडमिनिस्ट्रेशन एज अ काउंसिल टू द एसोसिएट अटॉर्नी जनरल। इसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन है बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज, अर्थात बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचार, और उसमें हम चर्चा करेंगे हमारे देश के कैग अर्थात कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल जो हैं जीसी मुर्मू। ही हैज इलेक्टेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री फोरम। तो हम यहाँ पर कैग के बारे में चर्चा करेंगे और इसके साथ ही हम ये अपॉइंटमेंट के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही इंटर पार्लियामेंट्री फोरम के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम कैग के बारे में बात करें तो कैग का जो वर्णन है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 148 अर्थात आर्टिकल 148 के अंदर किया गया है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो कैग है वो अपनी केंद्रीय स्तर की जो रिपोर्ट है वो किसे देता है। तो कैग अपनी केंद्रीय स्तर की रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को अर्थात प्रेसिडेंट को, और राज्य स्तर की बात करें तो राज्य स्तर की रिपोर्ट उसके द्वारा दी जाती है राज्यपाल अर्थात गवर्नर को। इसके अलावा अगर हम बात करें कि स्वतंत्र भारत के पहले कैग अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन थे, तो वो थे वी नरहरि राव, और अभी हमारे देश के कैग हैं जीसी मुर्मू। इसके अलावा कैग का कार्यकाल कितने समय का होता है, तो कैग का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की उम्र तक। कैग की स्थापना कब हुई थी, तो कैग की स्थापना हुई थी 1858 में। कैग जो है उसे बोला जाता है कि ये लोक लेखा समिति जो है उसका आंख और कान है। कैग की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कैग की नियुक्ति की जाती है प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा, और इसके साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट को ही जो कैग है वो अपना त्यागपत्र सौंपता है। कैग को हिंदी में कहा जाता है नियंत्रण और महालेखा परीक्षक। कैग जो है उसकी शपथ भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाई जाती है। कैग को शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। कैग के लिए मूल रूप से बोला जाता है दैट इट इज डेडिकेटेड टू ट्रुथ इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हमने कैग के बारे में बात करी। अब हम यहाँ पर अपॉइंटमेंट के बारे में बात करें तो जीसी मुर्मू अर्थात गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि अभी हमारे देश के वर्तमान कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, उन्हें इलेक्ट किया गया है एज एक्सटर्नल ऑडिटर
ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जिनेवा, और इनका जो टर्म है वो 3 साल के लिए है। जीसी मुर्मू जो है वो इस प्रतिष्ठित पद को संभालेंगे फ्रॉम द सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड। इनका जो इलेक्शन है जिस दौरान ये इलेक्ट हुए थे वो हुआ था एट वर्चुअल मीटिंग ऑफ IPU's 284th सेशन। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैज बीन द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात भारत के जो कैग हैं वो पहले भी दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर रह चुके हैं, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए। तो जब ये रहे थे उस समय जो भी भारत के कैग थे वो इसके लिए एक्सटर्नल ऑडिटर रह चुके हैं, और अभी भारत के कैग हैं जीसी मुर्मू, तो ये IPU के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में इलेक्ट किए गए हैं, चुने गए हैं। इसके साथ ही भारत जो है उसका CAG 1993 से 1999 तक और हाल ही में 2014 से 2020 तक UN बोर्ड ऑफ ऑडिटर्स जो है उसमें नामित किया गया है। इसके अलावा भारत जो है वो एक्सटर्नल ऑडिटर रह चुका है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन का, UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का इन रीसेंट पास्ट। यहाँ पर अगर हम IPU अर्थात इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के बारे में बात करें तो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जो है वो ग्लोबल इंटर पार्लियामेंट्री है, जिसे इस्टेब्लिश किया गया था 1889 में फ्रांस और UK के द्वारा। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फर्स्ट परमानेंट फोरम है फॉर पॉलिटिकल मल्टीलैटरल नेगोशिएशन, अर्थात ये पहला स्थायी मंच है राष्ट्रीय बहुपक्षीय वार्ता के लिए। इसके अलावा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इनिशियली इंडिविजुअल पार्लियामेंट्रियंस के लिए था, अर्थात ये इंडिविजुअल जो सांसद होते हैं उनके लिए था, लेकिन बाद में ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट बन गया सॉवरेन स्टेट्स के लिए। IPU जो है वो पार्लियामेंट्स को और जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं अर्थात संसद को और जो सांसद होते हैं उनको पीस, डेमोक्रेसी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट करने के लिए अक्रॉस इंडिया एम्पावर करता है। अर्थात IPU जो है वो दुनिया भर में शांति, लोकतंत्र और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए संसदों और सांसदों को सशक्त बनाता है। इसके बाद में अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि है बुक्स एंड अवार्ड्स अर्थात पुस्तकें और पुरस्कार, और इसमें हम चर्चा करेंगे सबसे पहले 2 पुस्तकों की जिनका नाम है द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 एंड लोकतंत्र के स्वर। तो न्यूज है राजनाथ सिंह एंड प्रकाश जावड़ेकर लॉन्चेस 2 बुक्स ऑन प्रेसिडेंट कोविंद सेलेक्ट स्पीचेस। तो हमारे देश के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ सिंह अर्थात हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 और लोकतंत्र के स्वर ये दो शीर्षकों की जो 2 पुस्तकें हैं उनका अनावरण किया है। ये जो बुक है ये प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के दौरान अपनी प्रेसिडेंसी के तीसरे साल में जो स्पीचेस दी गई है उनका एक सेलेक्टेड कलेक्शन है। इसके साथ ही इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने इन दोनों बुकों का जो ई-बुक वर्जन है उसे लॉन्च किया है। अर्थात हमारे देश के जो सूचना और प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उनके द्वारा इन दोनों पुस्तकों का ई संस्करण जो है उसका अनावरण किया गया है। ये जो पुस्तकें हैं उसमें रामनाथ कोविंद से संबंधित जो काम है, उनका जो व्यक्तित्व है और उनके द्वारा जो मूल्य हैं उनके, उसकी व्यापक तस्वीर बताई गई है। साथ ही इसमें कोविड-19 से लड़ने के लिए देश के द्वारा जो प्रयास किए गए उसके संबंध में उनके द्वारा जो भाषण दिए गए, ब्रेवली डिफेंडिंग इट्स बॉर्डर, हिज कंसर्न टुवर्ड इश्यूज सच एज गर्ल एजुकेशन, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन और इसके अलावा जो दूसरे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट हैं उनके बारे में बताया गया है। अब हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ और अगली न्यूज में हम चर्चा करेंगे ISO के एक सर्टिफिकेट के बारे में। तो ISO एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार के अलग अलग सर्टिफिकेट दिए जाते हैं और ISO ने ISO 9001 2015 सर्टिफिकेट जो है वो हाल ही में दिया है नॉर्थ पुलिस स्टेशन इन कोहिमा को। नॉर्थ पुलिस स्टेशन इन कोहिमा रिसीव्स ISO सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हैं और इसके बाद में हम ISO के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो नॉर्थ पुलिस स्टेशन जो कि कोहिमा में है उनको अवार्ड मिला है ISO
9001 2015 सर्टिफिकेशन। ये मिला है उन्हें फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, अर्थात ये उन्हें गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पर कोहिमा के बारे में बात करें तो कोहिमा क्या है? कोहिमा है नागालैंड की राजधानी और यहाँ के नॉर्थ पुलिस स्टेशन को आईएसओ के द्वारा 9001 2015 सर्टिफिकेशन मिला है गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए। तो ये जो सर्टिफिकेट है इसे प्राप्त करने के बाद में नॉर्थ पुलिस स्टेशन जो है वो राज्य की पहली गवर्नमेंट एजेंसी बनी है जिसे इस तरीके का कोई रिकॉग्निशन मिला है। इससे पहले नागालैंड राज्य की किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी को इस तरीके का कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला है और अब ये पहली गवर्नमेंट एजेंसी बनी है जिसे इस तरीके का रिकॉग्निशन दिया गया है। ये जो आईएसओ प्रमाण पत्र है वो क्या है? तो वो ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि जो पुलिस कर्मी है, जो पुलिस पर्सनल है, वो रूटीनली इवेलुएट करते हैं अपने काम को और उसके संबंध में जो रेमेडियल मेजर हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं और उनकी जब भी जरूरत होती है तब उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो प्रमाणन देने की पूरी प्रक्रिया है ये केवल 30 दिनों के भीतर पूरी कर दी गई थी और इस प्रक्रिया को कोहिमा पुलिस के द्वारा शुरू किया गया था। तो प्रक्रिया में क्या किया गया? ऑनलाइन एप्लीकेशन थी, डॉक्यूमेंटेशन था, अपग्रेडिंग द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज, ऑनलाइन ऑडिटिंग और जितने भी दूसरे एलिमेंट थे वो सभी 30 दिनों में पूरे हो गए। और कोहिमा पुलिस ने ये बताया कि उनका एकमात्र उद्देश्य सार्वजनिक सेवा की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार करना, अर्थात सोल मोटिव was to improve the quality of public service and to create a more visitor friendly environment, अर्थात आने वाले आगंतुकों के लिए और अधिक अनुकूल वातावरण बनाना इनका उद्देश्य था। और स्पेसिफिक पैरामीटर्स तक पहुंचने के लिए जो पुलिस स्टेशन है उनके द्वारा स्ट्रीमलाइन किया गया था प्रोसेस ऑफ कैरेक्टर पासपोर्ट वेरिफिकेशन, अर्थात चरित्र प्रमाण पत्र और पासपोर्ट का जो सत्यापन है उसका जो वेरिफिकेशन है उसे स्ट्रीमलाइन किया गया था। साथ ही जो फाइलिंग का सिस्टम होता है और जो रिकॉर्ड कीपिंग का सिस्टम होता है उसे स्ट्रीमलाइन किया गया था। इसके साथ ही इट फर्दर अपग्रेडेड द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पुलिस स्टेशन, इनके द्वारा पुलिस स्टेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे अपग्रेड किया गया और इसके साथ ही डिस्पोजल ऑफ वेरिएट कंप्लेंट हैज बीन मेड टाइम बाउंड, अर्थात विभिन्न अलग अलग तरीके की जो कंप्लेंट आती है, जो शिकायतें आती है, उनके निपटान को समयबद्ध बनाया गया कि इस तरीके की जो शिकायत है वो इतने समय में सॉल्व हो जानी चाहिए। तो अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं आईएसओ सर्टिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले हम आईएसओ के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो आईएसओ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, अर्थात अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जो है ये दुनिया का लार्जेस्ट डेवलपर एंड पब्लिशर है ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, अर्थात ये दुनिया का सबसे बड़ा डेवलपर और अंतरराष्ट्रीय मानकों का प्रकाशक है। अब हम यहाँ पर ISO 9001 सर्टिफिकेट के बारे में बात करें तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो स्पेसिफाई करता है रिक्वायरमेंट फॉर अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, अर्थात ये एक मानक प्रबंधन प्रणाली के लिए आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करने वाला अंतर्राष्ट्रीय मानक है। इसके अलावा ये जो ISO 9001 है ये ISO 9000 की जो सीरीज है उसमें मोस्ट पॉपुलर स्टैंडर्ड है और इसके अलावा ये केवल स्टैंडर्ड है जिसे इस सीरीज में ऑर्गेनाइजेशन प्रमाणित कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा करंट अफेयर्स का सेक्शन खत्म होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्टैटिक फैक्ट्स। और आज स्टैटिक फैक्ट्स में हम चर्चा करेंगे भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्लेसेस एंड बिल्डिंग्स की, अर्थात भारत के कुछ महत्वपूर्ण महल और इमारतों की। तो हम यहाँ पर देखेंगे कुछ महल और इमारतों के नाम। इसके अलावा हम देखेंगे कि ये कहाँ पर स्थित है और किसके द्वारा इसे बनाया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है आमेर पैलेस। आमेर पैलेस जो है वो जयपुर में है, जयपुर राजस्थान में है और आमेर पैलेस को बनाया गया है राजा मानसिंह वन के द्वारा। इसके बाद में हवा महल। हवा महल का नाम आपने सुना होगा, ये भी जयपुर अर्थात राजस्थान में ही है और इसे बनाया गया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। इसके बाद में शीश महल। शीश महल है पटियाला में जो कि पंजाब में है और इसे बनाया गया था महाराजा नरेंद्र सिंह के द्वारा। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे महाराजा पैलेस की, या फिर इसे मैसूर पैलेस भी कहा जाता है। मैसूर पैलेस है तो ये मैसूर में ही स्थित है, मैसूर है कर्नाटक में और इसे बनाया गया था
कृष्ण राजेंद्र वडियार फोर्ट के द्वारा। इसके बाद में हम बात करेंगे फलकनुमा पैलेस की। ये हैदराबाद में स्थित है, जिसे बनाया गया था नवाब वकार उल उमरा के द्वारा। इसके बाद हम बात करेंगे आइसलैंड पैलेस की, जिसे जग मंदिर भी बोला जाता है। ये स्थित है उदयपुर अर्थात राजस्थान में, और इसे मेवाड़ के सिसोदिया शासक के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे लक्ष्मी विलास पैलेस की। लक्ष्मी विलास पैलेस स्थित है वडोदरा में, और इसे बनाया गया था सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड के द्वारा। अब हम बात करेंगे लालगढ़ पैलेस की। लालगढ़ पैलेस स्थित है बीकानेर में, और इसे बनाया गया था महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। इसके बाद में हम बात करेंगे जहाज महल की। जहाज महल स्थित है मांडू, जो कि एमपी में है। मांडू जो है उसे सिटी ऑफ जॉय भी बोला जाता है, और इसे बनाया गया था सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी के द्वारा। अब हम बात करेंगे आनंद भवन की। आनंद भवन स्थित है इलाहाबाद में, और इसे बनाया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति भवन के बारे में। राष्ट्रपति भवन आपको पता है नई दिल्ली में है। राष्ट्रपति भवन को किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसे बनाया गया था एडवर्ड लुटियन के द्वारा, जो कि एक आर्किटेक्ट थे, अर्थात जो कि एक वास्तुकार थे। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे विक्टोरिया मेमोरियल की। ये कलकत्ता में स्थित है, और इसे बनाया गया था विलियम इमर्सन के द्वारा, जो कि एक आर्किटेक्ट है। अगला है चौमल्ला पैलेस। चौमल्ला पैलेस जो है वो हैदराबाद में स्थित है, और इसे आसफ जहाँ वंश के द्वारा बनवाया गया था। अब हम बात करेंगे नीरमहल पैलेस की। नीरमहल पैलेस जो है वो पश्चिम त्रिपुरा में स्थित है, और इसे बनाया था किंग बीर बिक्रम किशोर देवबर्मन ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैलेसेस थे जिनके नाम और किनके द्वारा बनाया गया है ये, और किस स्थान पर है ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पर क्विज में आपको जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल न्यूबॉर्न वीक 2020? राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2020 का विषय क्या है? इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट मॉस गार्डन डेवलप्ड? भारत का पहला मॉस गार्डन कहाँ बनाया गया है? अहमदाबाद, नैनीताल, पुणे या ऋषिकेश? अगला क्वेश्चन है, किस देश के विश्वविद्यालय के द्वारा भारत में हिंदू देवी अन्नपूर्णा की एक अनूठी प्रतिमा को वापस लौटाया जा रहा है? ब्रिटेन, इटली, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? अगला क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग जो है उनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? अगला क्वेश्चन है, अंतर संसदीय संघ वैश्विक अंतर संसदीय है जिसे 1889 में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? फ्रांस और यूके के द्वारा, यूएसए और ब्रिटेन के द्वारा, जर्मनी और इटली के द्वारा, या फिर रशिया और यूके के द्वारा? अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के स्वर इज अ बुक विथ हुम इज इट रिलेटेड? लोकतंत्र के स्वर जो कि एक पुस्तक है, उसका संबंध किससे है? प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, प्रतिभा पाटिल या फिर लालकृष्ण आडवाणी? अगला क्वेश्चन है, द नॉर्थ पुलिस स्टेशन इन कोहिमा वॉज अवॉर्डेड ISO 9001 2015 सर्टिफिकेट फॉर एनवायरमेंट मैनेजमेंट अर्थात पर्यावरण प्रबंधन, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अर्थात गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम अर्थात रिश्वत विरोधी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, एनर्जी मैनेजमेंट अर्थात ऊर्जा प्रबंधन के लिए? इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, लालगढ़ पैलेस किसके द्वारा बनवाया गया था? मोतीलाल नेहरू, महाराजा नरेंद्र सिंह, महाराजा गंगा सिंह या फिर राजा मानसिंह फन के द्वारा? तो यहाँ पर हमारा आज का डिस्कशन खत्म होता है। क्विज में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। आई होप यू लाइक दिस सेशन। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।